नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल बनो का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। बनो ज्योत्सना यानी कि उमर खालिद की पार्टनर और दोस्त, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने व्हाट्सएप भी किया था और फेसबुक पर भी मैंने देखा। और वो पढ़ने के बाद जैसे दिल बैठ गया। बनो ने लिखा था कि वो उमर खालिद से मिलने गई। उमर खालिद से उसने कहा कि परसों मुलाकात का दिन है, मैं मिलने आऊंगी। और उमर खालिद ने मुस्कुराकर कहा कि जो 5 लोग छूट गए, जिनको जमानत हो गई, उनके लिए मैं बेहद खुश हूं। और बाकी तो हाँ, हाँ, मिलने आ जाना, अब तो जेल ही ज़िंदगी है। एक ऐसा लड़का, जिसको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ मैं। बेहद तेज़ तर्रार पढ़ाकू लड़का, शानदार लड़का, जेएनयू का लड़का जिसके ऊपर एक दाग नहीं था। 5 साल तक जेल में रखने के बावजूद उसको ज़मानत नहीं मिली और अब वो बड़े आराम से कह रहा है कि जेल ही ज़िंदगी है। सोच के देखिएगा कितना खतरनाक वाक्य है। सुनकर जैसे सीने में कुछ टूटता है, सुनकर जैसे सीने में कुछ चुभता है कि हम कहाँ पहुँच गए कि जेएनयू के एक शानदार स्टूडेंट को 5 साल तक जेल में रहने के बाद ज़मानत नहीं मिलती है। उमर को भी नहीं मिली, शर्जिल इमाम को भी नहीं मिली। ये खबर तो आपके पास है ही। सोचकर आप देखिएगा कि इसी के साथ एक और खबर आती है। वो खबर ये आती है कि राम रहीम जो बाबा, हत्या और बलात्कार के मामले में जिसको सजा हो चुकी है, कोई गवाही नहीं होनी है, कोई अपील नहीं होनी है, सजा हो चुकी है। हमारी सबसे बड़ी अदालत ने ये मान लिया है कि वो बलात्कार और हत्या का अपराधी है। उसको 40 दिन की पैरोल फिर से मिल गई। कई बार ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर कम रहता है और पैरोल पे बाहर ज़्यादा रहता है। उमर को भी एक पैरोल मिली थी अपनी बहन की शादी के लिए और हमने उस समय की तस्वीरें देखी कि इतनी बड़ी, इतनी लंबी जेल, इतनी लंबी प्रताड़ना भी उसको तोड़ नहीं पाई है। वो उमर खालिद है। उमर खालिद के लिए ना पैरोल है, ना ज़मानत है, ना कुछ और है। लेकिन हत्या और बलात्कार के आरोपी राम रहीम के लिए पैरोल पे पैरोल, पैरोल पे पैरोल। और अब जानते हैं कि उसकी पैरोल देने वाले एक अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था। तो हमारे देश में अपनी आवाज उठाना ज्यादा बड़ा अपराध है बनिस्बत बलात्कार और हत्या के। इससे ज्यादा इस पर क्या कहा जाए। जिन जज साहिबान ने, जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की जिस बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को इस बिना पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि वो उसमें प्रिंसिपल भूमिका निभा रहे थे, जिसके लिए कोई बड़ा सबूत, कोई बड़ी चीज नहीं दी गई। आधार बनाया गया है गवाहियों को। किनकी गवाहियों को? जो गद्दार हैं, जो शाहीन बाग मूवमेंट में थे और जिन्होंने गवाहियां दी और प्रोटेक्टेड गवाह की तरह जिनको रखा गया है, जो अंदर के लोग थे। और साथ में ये शर्त लगा दी कि जब तक इनकी गवाहियों की जांच नहीं हो जाती है या फिर 1 साल पूरा नहीं हो जाता है, उमर खालिद और शर्जिल इमाम जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो 1 साल तो कम से कम और इन 2 होनहार लड़कों को जेल में गुजारना पड़ेगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये वो लड़के हैं जिनको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर होना चाहिए था, किसी मिनिस्ट्री में सलाहकार होना चाहिए था, किसी एनजीओ में बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए था। वो आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और जिनको ज़मानतें दी गईं, उन पर बात करने से पहले एक और बात यहाँ नोट कर लीजिए और मैं बिना किसी टिप्पणी के ये बात कह रहा हूँ कि इसी बेंच ने, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उसी दिन, जिस दिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया और बाकी 5 लोगों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी, उसी दिन, सीधे उसी दिन, किसी और दिन नहीं, अडानी साहब को एसीजेट के अंदर कस्टम ड्यूटी देने से छूट दे दी गई कि आपको सर, आपको कस्टम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुकदमा भी कोर्ट में था। गुजरात से दोनों लोग बिलॉन्ग करते हैं, जस्टिस अरविंद कुमार भी और जस्टिस एनवी अंजारिया भी। जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए उनके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये पूरा मामला 5 साल की जेल, कई बार उनकी बेल एप्लीकेशंस खारिज होना, उनकी सुनवाइयाँ ना होना, किसी भी तरह से मामले का लटका रहना और लगातार इतना वक़्त बीतने के बाद भी उनको ज़मानत ना मिलना हमारे पूरे कानून के सिस्टम पर सवाल उठाता है। जहाँ कहा जाता था कि ज़मानत एक रूल है और गिरफ्तारी एक एक्सेप्शन है, इनके केस में ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी रूल बन गई है और ज़मानत को एक्सेप्शन बना दिया गया है। इसके अलावा जिन 5 लोगों को जमानत मिली है, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, ये सारे लोग 5 साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में थे। इनके ऊपर इतनी शर्तें लगाई गई हैं, 12 शर्तें लगाई गई हैं। किसी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं नहीं शामिल हो सकते, किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं लिख सकते और इस तरह से ढेर सारी शर्तें। कुल मिला-जुला कर ये है कि शहर के हाकिम का ये फरमान है, कैद में कहलाएँगे आज़ाद सब।
जेल से रिहा हो गए, ये ज़ाहिर तौर पर खुशी की बात है। जेल का जो रोज़-बरोज़ का संघर्ष है, उससे बचेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ कतर दी गई, इनकी ज़बान सिल दी गई। ना ये बोल सकते हैं, ना मीडिया में कुछ कह सकते हैं, ना इनके साथ जो हुआ है 5 साल 3 महीनों में, उसके बारे में किसी को बता सकते हैं। अपने घरों में रहें, खाना खाएँ, रिश्तेदारों से मिलें और ज़बान बंद रखें। एक लाइन में समझना हो तो इनकी ज़मानत का मतलब यही है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था जिसको चुनौती दी गई थी और उस चुनौती के तहत ज़मानत की माँग की गई थी और पिछले 5 साल से ये मुकदमा लगातार चल रहा था, कभी आगे, कभी पीछे, आप सब लोग जानते हैं। अब फाइनली एक बात और बता दूँ फिर मुकदमे पर चलता हूँ कि 1 दर्जन से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा बार तो ऐसा हुआ कि उमर खालिद के मामले की सुनवाई अलग-अलग कोर्ट्स में अलग-अलग कारणों से टल चुकी है। इसके साथ ये भी जानना ही है कि जिस आदमी को नारा लगाते हुए जिस इलाके में दंगा हुआ शुरुआत हुई, उस इलाके में जिस आदमी को गोली मारो वाला नारा लगाते हुए पाया गया था, कपिल मिश्रा को जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, वो दिल्ली का कानून मंत्री है और दिल्ली की पुलिस ने उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलने दिया, कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो वो आदमी आज़ाद है जिसको नारे लगाते हुए पकड़ा गया, लेकिन जो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे, एक मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, उनको प्रिंसिपल कार्यकर्ता जो दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा हुआ था, उसका मानकर ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया। मामला एक ही था, आरोप भी एक ही थे, लेकिन बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में क्वालिटेटिव रूप से अलग स्थिति में है, यानी ये लीडर्स हैं और उनका कहना है कि रिकॉर्ड और मौजूदा जो सबूत हैं, वो खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दिखाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ सिर्फ छोटा-सा है कि अगर इतनी साफ गवाहियाँ हैं, अगर इतने स्पष्ट सबूत हैं, सब कुछ है, चलिए मान लिया कि दोनों एकदम अपराधी हैं, आपके पास सब कुछ है, तो अभी तक मुकदमा क्यों नहीं शुरू हुआ? अभी तक 5 साल में मुकदमा क्यों नहीं शुरू हुआ? 5 साल में ये चीज़ें प्रूफ क्यों नहीं हो सकी? ये कैसी मजबूत गवाहियाँ हैं, ये कैसे मजबूत सबूत हैं कि 5 साल में कुछ भी साबित नहीं हो सका? 5 साल में सिर्फ जमानत पर बहसें चल रही हैं, दिल्ली पुलिस जमानत का विरोध कर रही है और इस या उस कोर्ट में भटकते हुए इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। 1 साल अब और वेट करने के लिए कह दिया गया कि या तो जो प्रोटेक्टेड गवाह हैं, उनकी जाँच पूरी हो जाए या फिर 1 साल और बीत जाए तब जाकर ये ज़मानत के लिए अपील कर सकते हैं, यानी 6 साढ़े 6 साल ये जेल में रहेंगे। मेरा सवाल वही है कि अगर कल को कोर्ट में केस डाउन हुआ, अगर कल को ये निरपराध साबित हुए, अगर कल को ये पता चला कि इनके खिलाफ केस बनता ही नहीं था, ये तो षड्यंत्रकर्ता थे ही नहीं, तो ये 6 साल इन नौजवानों के जो बर्बाद होंगे और ये कम से कम 6 साल हैं, 6 साल में भी रिहा हो जाएँ, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसके बाद भी सालों गवाहियाँ चलें, सालों जमानत की बातें चलें। तो ये 6, 7, 8, 10 जितने भी साल हैं, ये साल जो बर्बाद हो जाएँगे, इन सालों की गवाहियाँ कौन देगा? इन सालों को ये जो वर्ष हैं, इनका कंपनसेशन कौन करेगा? ये जो वक़्त जेल में गुज़र गया, इसका कंपनसेशन कौन करेगा? हमारे कोर्ट में पता नहीं क्या नियम है, कैसे हैं, मैं कोई कानून एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, इंडिया लौटने के बाद किसी कानून एक्सपर्ट से मैं बात करूँगा। लेकिन 5 साल, 6 साल लगातार आप किसी को केवल केवल आप क्या कहूँ मैं उसके लिए? केवल आपको ये शक है, उस शक के बिना पर किसी को 5 साल, 6 साल, 7 साल आप अगर जेल में रखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? यूएपीए जैसे कानून जहाँ पर ज़मानत को इतना मुश्किल बना दिया गया है, स्टेट को, राज्य को कितना खुला हैंड देते हैं कि किसी को भी कितने भी साल वो चाहे बिना किसी बात के जेल में रख सकते हैं। क्या वाक़ई ये डेमोक्रेसी है? क्या वाक़ई ये लिबरल डेमोक्रेसी है? मेरा तो बिल्कुल ये सवाल उठाने का मन करता है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा लॉ कैसे लाया गया, जिसमें लोगों को इतने लंबे समय तक उनका अपराध सिद्ध न होने के बावजूद जेल में रखा गया है। क्या गुनाह है उमर खालिद और शर्जील इमाम का? ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कई बार लगता है कि शायद उनका मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है। दंगे हुए, मुसलमान ज़्यादा मारे गए, मसाजिद पे हमला हुआ, घर तोड़े गए, सब कुछ हुआ और गिरफ्तार भी मुसलमान ही हुए। दूसरी तरफ से कोई बड़ी गिरफ्तारी हमारे सामने नहीं आती है। यानी एक ही तरफ से दंगा हो रहा था, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा था। मुसलमान खुद अपनी मसाजिद तोड़ रहे थे, मुसलमान खुद अपने घर तोड़ रहे थे, मुसलमान खुद अपने लोगों को मार रहे थे। अगर नहीं, तो दूसरा पक्ष कहाँ है? दूसरे पक्ष का कोई आदमी जेल में क्यों नहीं है? दूसरे पक्ष के किसी आदमी का नाम सामने क्यों नहीं आता है? दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगता है?
दंगा जिस जगह पे हुआ, वहाँ पर दंगों के कुछ वक़्त पहले जिस आदमी ने उत्तेजक नारे लगाए, उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं चला? ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं? कानूनी दाँव-पेच मुझे नहीं पता है, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई कानून जानता नहीं हूँ। और मैंने आपसे कहा कि मैं लौट के आऊँगा तो कानूनी जो दाँव-पेच है उस पर बात करूँगा किसी कानून के एक्सपर्ट से। लेकिन अभी ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि सिर्फ मुसलमान ही उसमें अपराधी थे, सिर्फ उनको ही गिरफ्तार किया क्या कितने ही केस दिल्ली दंगों के मामले में आए, जिसमें कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पुलिस को डाँट लगाई कि फर्जी केस बनाए गए हैं, सबूत नहीं थे और लोगों को रिहा किया। कल अगर उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में भी यही होता है, तो ये जो लंबा वक़्त इनका छीन लिया गया है, ये तो कोई वापस नहीं कर सकता। आप देखिए शर्जील इमाम के खिलाफ कई राज्यों में कई सारे केस लगाए गए हैं, सब में ज़मानत मिल गई। लेकिन एक यूएपीए का मामला ऐसा फँसा दिया गया है, राजद्रोह का मामला ऐसा फँसा दिया गया है सेडिशन का कि उसमें ज़मानत मिलती ही नहीं है। नहीं मिली ज़मानत। एक ही अपराध में 5 लोगों को छोड़ दिया गया और 2 लोगों को रोक लिया गया। आप जानते हैं उमर खालिद के लिए कहाँ-कहाँ से आवाज़ उठी थी। अमेरिका के सेनेटर्स ने आवाज़ उठाई थी। ज़ोहरान ममदानी ने खत लिखा था। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और कोर्ट उमर को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में रिहा नहीं करना चाहते। इसीलिए बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। इसीलिए आशा राम को पैरोल मिल जाती है। और ये वो लोग हैं जिनके नाम में बाबा लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ हत्या और बलात्कार के मामले पाए हैं, उसमें सज़ा दी है। तो हत्या और बलात्कार के मामले में सज़ा पाने के बावजूद पैरोल मिल जाती है। पैरोल जिस दिन मिलती है, उसी दिन रिहाई हो जाती है। आशाराम बाहर आकर फिर से प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन 5 लोगों को ज़मानत मिल गई है, वो भी बाहर आकर कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्या कहूँ? यही बात बार-बार आपसे कहूँ? जब से सज़ा हुई है उतने टाइम में 405 दिन 405 दिन यानी 1 साल से ज़्यादा वक़्त राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर गुज़ार चुका है और 40 दिन की उसको पैरोल मिली है। ऐसे ही आशाराम को भी कई बार पैरोल मिल चुकी है जबकि उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है एक नाबालिग से बलात्कार के लिए। तो क्या कहूँ कि इस देश में हत्या और बलात्कार छोटा अपराध है, लेकिन अपने हक की आवाज़ उठाना बड़ा अपराध है। कानून अपने तरीके से काम करता है, लेकिन जब कानून इस तरीके से काम करता है, तो जो लोग कानून में पूरी आस्था रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी संविधान और कानून में पूरी आस्था है, उनका भरोसा भी हिलता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ और अपने देश के लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, कानून को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम सिर्फ़ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक बन चुके हैं। जनसंघर्ष छेड़ा था उन्होंने और उसके बदले में जिस तरह से उनको साढ़े 5 साल से जेल में रखा गया है और जाने कितना और जेल में रखा जाएगा, वो किसी भी इंसाफ पसंद आदमी को, किसी भी हक पसंद आदमी को दुखी करेगा। आज चाहे हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, चाहे प्रशांत भूषण साहब का स्टेटस पढ़ लीजिए और इस तरह के तमाम लोगों का स्टेटस पढ़िए, समझ में आता है कि कानून की प्रक्रियाओं का भी बहुत ठीक से पालन नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि लौट के आऊँगा, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठकर, किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठकर इस पूरे मामले को समझूँगा और चाहूँगा कि आप भी बैठकर समझें और सोचें कि हमारे देश में कानून और अदालतें किधर जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।